एक डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन का नॉर्मल लाइफ लाइन देखिए इट्स 9 to 11 months। डिप्रेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कब बोलेंगे कि हाँ ये पेशेंट डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है? अगर आपकी कोई भी बीमारी है जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करने लगे, जैसे आप काम पे जाना बंद कर दें, आप एकदम नहीं सो पा रहे हैं, खाना पीना बंद, किसी से भी बात करना बंद कर देते हैं। 2.5 टाइम मोर परसेंटेज जो सुसाइड करते हैं वो यूजुअली डॉक्टर्स करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीज़न रहता है? क्योंकि एक ऐसा इंसान जो दूसरों की ज़िंदगी बचा रहा है वो अपनी ज़िंदगी की जंग कैसे हार जाता है? जिसका नंबर है 14416। इट्स अ टोल फ्री नंबर जिसमें बहुत ही ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट्स हैं। जैसे हम सजेस्ट करते हैं, कोई सुसाइडल पेशेंट्स होते हैं जैसे रात को या किसी भी टाइम वो हेल्पलेस फील करें, लेकिन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर। चारों तरफ जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि आज की दुनिया में लगभग हर इंसान खुद से ही एक अजीब सी लड़ाई लड़ रहा है, और कई बार वो खुद से लड़ता लड़ता इतना घुट सा जाता है कि वो जिंदगी की जंग हार जाता है। तो आज हमने हमारे पॉडकास्ट पे बुलाया है साइकेट्रिस्ट डॉक्टर ईशा चौधरी मैम को। वेलकम मैम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके पॉडकास्ट का पार्ट बनने में। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपने माध्यम से कुछ ना कुछ बता सकूँ जिससे सबको हेल्प हो। राइट मैम, हम बहुत सारे उन फैक्टर्स पे बात करेंगे जिससे किसी भी एक पर्सन की या तो मेंटल हेल्थ अफेक्ट होती है या कई बार इतनी बुरी कंडीशन आ जाती है कि वो अपनी लाइफ लॉस हो जाता है उसका। पर इन सबको शुरू करने से पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि साइकेट्री ये क्या है और हम किसे बोल सकते हैं कि दैट यस ही और शी इज एन साइकेट्रिस्ट। साइकेट्री मेडिसिन की एक वो ब्रांच है जो माइंड, इमोशंस, इन सब से डील करती है। जैसे फीवर आने पे हम फिजिशियन को दिखाते हैं, वैसे कोई मन की बीमारी होती है या कोई मन का तनाव होता है, वो साइकाइट्रिस्ट डील करता है। दूसरी बात, साइकाइट्रिस्ट बनने के लिए पहले एमबीबीएस करना होता है 5.5 साल का, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन का एंट्रेंस क्लियर करके कुछ लोग रैंक के थ्रू और कुछ लोग पैशन के थ्रू इस ब्रांच के अंदर एंटर करते हैं, जो 3 साल का एक कोर्स होता है। ओके, यही मेरा आपसे अगला सवाल था कि जो साइकेट्री ब्रांच है वो ऐसा है क्या कि हाँ मेरी ये रैंक आई है, मुझे ये ब्रांच अलॉट हुई है, मैं इसको ऑप्ट करूंगी, या फिर एक ऐसी ब्रांच है जिसमें जो डॉक्टर है उसकी खुद का पैशन होता है कि नहीं यार मुझे तो यही ब्रांच चूज करनी है? ये दोनों तरह से हम देख सकते हैं। कुछ लोग इसे रैंक वाइज भी चूज करते हैं, बट इट इज मोर ऑफ अ पैशनेट ब्रांच। जो लोग लंबे समय तक इस ब्रांच में खुश रहते हैं वो होते हैं जो पैशनेट होते हैं ह्यूमन इमोशंस के बारे में, जो एम्पैथी रखते हैं। एम्पैथी से हम समझते हैं कि अपने आप को दूसरे की जगह रख के सोचना। और जो एक पेशेंट लिसनर होते हैं, अगर कोई 45 मिनट आप सुन सकते हो किसी पेशेंट को, शायद तभी कोई घुसता है ऐसे ब्रांच में। तो डेफिनेटली ये एक पैशनेट ब्रांच तो जरूर है। बहुत पेशेंस चाहिए ना इसमें। डेफिनेटली। तो मैम, बीइंग ए साइकेट्रिस्ट, अभी आपको क्या लगता है करंट जो नॉर्मल सभी लोग हैं, ग्रुप ऑफ मेंबर समझ लो या जो भी, उन सब की मेंटल स्टेटस अभी कैसा है? सी अकॉर्डिंग टू मी, अभी स्पेशली आफ्टर कोविड के बाद में लाइफ काफी डिफरेंट हो गई है, काफी स्ट्रेसफुल हो गई है। अभी हम लोग सब बहुत ओवरबर्डन्ड हैं, ओवरबर्डन्ड विद इमोशंस, वर्क। एक अजीब सा कंपटीशन है जिसमें हम लोग सब बहुत उलझे हुए हैं। सब लोग भागे जा रहे हैं टुवर्ड्स टारगेट्स, गोल्स। मुझे नहीं लगता आज के टाइम में कोई भी बैठ के 5 मिनट भी सोचता है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ, क्या सही से, क्या मैं अपने लिए जी रहा हूँ या मैं सिर्फ एक गोल के तरफ जा रहा हूँ। तो डेफिनेटली मेंटल स्ट्रेस इंक्रीज हुआ है, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इंक्रीज हुई है। मोर ओवर इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि पहले से ज्यादा अवेयरनेस बढ़ी है लोगों में, तो भी स्टैटिस्टिक्स ऊपर आए हैं कि पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी तो लोग जानते ही नहीं थे एंजाइटी डिप्रेशन है क्या। अब अवेयरनेस के बाद में क्योंकि लोग जानने लगे हैं, तो डेफिनेटली स्टैटिस्टिक्स में भी ऊपर आने लगा है कि डिप्रेशन, एंजाइटी ज्यादा है। डिप्रेशन को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे या कब बोलेंगे कि हाँ ये पेशेंट डिप्रेशन से सफर कर रहा है? कुछ ऐसे, एक तो सिम्टम्स होते हैं और ड्यूरेशन होता है। डिप्रेशन को डायग्नोस करने के लिए ड्यूरेशन 2 वीक्स का मानते हैं।
अगर 2 हफ्तों तक परसिस्टेंट लो मूड है, लॉस इन हॉबीज है, जैसे जो वो एक्टिविटीज जिसमें आपको पहले अच्छा लगता था करना वो नहीं, आपका एपेटाइट अफेक्ट हो रहा है, या तो एपेटाइट बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या आपकी स्लीप अफेक्ट हो रही है, या तो आप सो ही नहीं पा रहे हैं या आप पूरे दिन सो रहे हैं, पूरे दिन फटीग फील करते हैं, आपका मन नहीं करता किसी से बात करने का, कुछ भी करने का, तो हम समझ सकते हैं कि एक पेशेंट डिप्रेशन की साइड जा रहा है। ऐसा भी है ना कि कोई इंसान है जो आइडेंटिफाई हुआ है कि भाई ये डिप्रेशन में है, हम्म। डॉक्टर को उन्होंने दिखा दिया एक बार का, फिर उन्हें डर लगेगा कि नहीं साइकेट्रिस्ट के पास में जाऊंगा तो लोग मुझे पागल बोल देंगे, या उनके घर वाले डरेंगे कि नहीं अगर हमने साइकेट्रिस्ट को इसको दिखाया तो आसपास वाले लोग क्या सोचेंगे कि अपना जो बच्चा है या फलाना जो भी है ये तो पागल हो गया है। तो एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है ये सोसाइटी का, उसको हम कैसे दूर करें? डेफिनेटली। अभी जैसे मैंने कहा अवेयरनेस बढ़ा है, बट अवेयरनेस अभी भी इतना एट पार नहीं है कि वो साइकाइट्रिक इलनेस को एक जैसे हम बुखार या नॉर्मल किसी सर्जिकल इलनेस को देखते हैं वैसे लोग देखें। लोग अभी भी हमारे पास आने से पहले शायद 10 बार सोचते हैं। वो अब कोशिश करेंगे कि मैं दूसरे किसी फील्ड में दिखा लूं, क्या पता मैं वैसे ठीक हो जाऊं। तो इसके लिए अपन को समझना पड़ेगा कि जिस तरह से कार्डियोलॉजिस्ट हार्ट का डॉक्टर होता है, वैसे ही एक साइकाइट्रिस्ट जो है माइंड और उसके सर्किट्स में कुछ डीअरेंजमेंट हो जाता है, कुछ ना कुछ डिसरेगुलेशन हो जाता है, उसका डॉक्टर होता है। जैसे हार्ट अटैक क्या होता है, हार्ट अटैक में जो हार्ट है उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, देर आर वेरियस रीजंस। वैसे डिप्रेशन क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, सेरोटोनिन, डोपामीन, इनके लेवल्स डिरेंज होते हैं। अब इसमें ना पेशेंट की कोई गलती है ना किसी और की, लेकिन सोसाइटी जिस तरह से देखती है इन पेशेंट्स को, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि स्टिग्मा अभी भी है। एक्सेप्टेंस ही नहीं ला पा रहे हैं लोग कि मुझे भी एक साइकाइट्रिक इलनेस हो सकता है। वही एक हेजिडेंसी अभी तक भी लोगों के अंदर है, क्योंकि एक दूसरा फैक्टर ये भी है, सबको लगता है अगर हमने साइकेट्रिस्ट को दिखाया, दवाई अगर चालू हो गई तो लाइफ लॉन्ग हमारे दवाई चलने वाली, तो क्या ये सच है? देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ लॉन्ग चलती है, लेकिन ये भी नहीं है कि किसी भी बीमारी में नहीं चलेगी लाइफ लॉन्ग। अलग अलग तरह की बीमारियां जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइकोसिस है, ये अलग अलग बीमारियां हैं जिनको हम लोग ट्रीट करते हैं। अब जैसे इस पे भी डिपेंड करता है कि पेशेंट का कौन से नंबर का एपिसोड है, पहला है, दूसरा है, बार बार अगर एपिसोड्स आते हैं दवाइयां लंबी चलती हैं। सिवियरिटी क्या है उस एपिसोड की? अगर पेशेंट डिप्रेशन में, सुसाइडल है, तो शायद दवाइयां थोड़ी लंबी चले, लेकिन ऐसा नहीं है कि दवाई कभी बंद नहीं होती। एक डिप्रेशन जो होता है, डिप्रेशन का नॉर्मल लाइफ लाइन देखिए इट्स 9 to 11 months, लेकिन हम दवाइयों के सहारे उसको 6 to 9 months कर देते हैं, प्लस एक बेटर लाइफस्टाइल में आ जाता है, जैसे रोज के काम कर पाता है पेशेंट। वंस पेशेंट ऐसा लगता है कि हाँ मैं अभी एकदम ठीक फील कर रहा हूँ, उसके बाद हम मेडिसिन की टेपरिंग स्टार्ट करते हैं। टेपरिंग से ये मतलब होता है कि हम धीरे धीरे डोज को रिड्यूस करके कुछ दिनों में बंद करते हैं। अगर पेशेंट्स एकदम से ट्रीटमेंट के बीच में पूरा ट्रीटमेंट रोक देते हैं तो उससे पूरा डिजीज का जो लाइफ लाइन है वो डिस्टर्ब होता है, उससे प्रॉपर ना तो इफेक्ट आ पाता है दवाइयों का, ना ढंग से आराम आ पाता है, प्लस जो ट्रस्ट जो होता है कि हाँ मैंने मेडिसिन चालू तो कर ली बट फर्क नहीं आया, वहां पेशेंट्स एकदम से दवाई ना रोकें। अगर आप दवाई स्टार्ट कर रहे हैं साइकाइट्रिस्ट के कहने पे, तो रोकने से पहले आप साइकाइट्रिस्ट से बात करो। उन्हें लगेगा रोक सकते हैं तो हम डेफिनेटली उसको एक तरीका, एक प्रॉपर वे में रोकेंगे। ये है थोड़ा कि दवाई खाना शुरू तो कर दिया है, बीच में अगर दवाई सेट नहीं हो रही है या मेरे को तो लग रहा है कि ज्यादा ओवरडोज हो रहा है, सेडेटिव फील होता है, कई बार खुद ही पेशेंट रोक देता है दवाई। प्लस एक फैक्टर ये भी है कि चलो डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब कर दिया, बट आसपास के लोग क्या कहते हैं उनसे बहुत अफेक्ट होते हैं। जैसे आप किसी को बता दो, कहेंगे अरे ये नींद की गोली है, ये तो लेनी नहीं चाहिए, ये तो नुकसान करती है। तो लोग बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सोसाइटी से। आफ्टर ऑल ठीक है सबको रहना उसी में, बट देन आप अगर आए हैं एक प्रोफेशनल के पास में, कोई भी डाउट्स हो आप अपने डॉक्टर से क्लियर करें, इंस्टेड के आप खुद अपना इलाज वापस से
डिस्टर्ब कर दें। राइट, वो आपने और वर्सन अप कंडीशन कर दी खुद की एक तरह से। एग्जैक्टली। यहाँ पे आपने एक टर्म यूज किया था अभी जो था सुसाइड। सुसाइड पे हम बात करेंगे। कोई भी प्रोफेशन देख लो, उसमें भी लोग नॉर्मली जो सुसाइड का जो रेशियो है उससे ज्यादा 2.5 टाइम्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 2.5 टाइम मोर परसेंटेज जो सुसाइड करते हैं वो यूजुअली डॉक्टर्स करते हैं। तो इसके पीछे क्या रीजन रहता है? क्योंकि एक ऐसा इंसान जो दूसरों की जिंदगी बचा रहा है वो अपनी जिंदगी की जंग कैसे हार जाता है? सी कमिंग टू दिस, आफ्टर ऑल डॉक्टर्स भी इंसान है, वी आर ऑल ह्यूमंस। एंड डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। आपको पता ही नहीं है आपका पूरा दिन, यू डोंट नो व्हेन टू ईट, यू डोंट गेट प्रॉपर स्लीप। प्लस ऐसा होता है कि मेरा ऐसा मानना है, अगर आप पढ़े लिखे हो ठीक है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों में भी साइकाइट्री का स्टिग्मा बहुत है अभी भी। अच्छा। किसी की हेल्प करना इजी है, बट खुद के लिए हेल्प मांगना, टू सीक हेल्प, टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। करेक्ट। और अगर आप राइट टाइम पे हेल्प नहीं लेते हैं, देखो सुसाइड जब करते हैं पेशेंट्स, इट्स अ स्पैन ऑफ अ फ्यू मिनट्स। अगर उस टाइम पे वो हेल्प सीक कर ले या वो किसी से भी हेल्प ले ले तो शायद वो स्टेप ना उठाए, बिकॉज वो उसी टाइम होता है जब दे फील वेरी हेल्पलेस कि अब सब खत्म होने वाला है। तो वही है। प्लस गवर्नमेंट ने एक ऑनलाइन वो भी चालू किया है, टेलीमानस करके, अच्छा। जिसका नंबर है 14416। इट्स अ टोल फ्री नंबर जिसमें बहुत ही ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट्स हैं। जैसे हम सजेस्ट करते हैं, कोई सुसाइडल पेशेंट्स होते हैं जैसे रात को या किसी भी टाइम वो हेल्पलेस फील करें, लेकिन ऑलवेज कॉल ऑन दिस नंबर और एक प्रोफेशनल हेल्प उन्हें तुरंत मिलती है। अच्छा, इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम लिमिट, कभी भी वो उस कभी नंबर पे भी दे कॉल। आर ऑलवेज अवेलेबल। और फिर वो नियरेस्ट साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का भी सजेशन देते हैं सब। तो यस, गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर बेस्ट कि लोग हेल्प सीख करें और लोगों तक हेल्प जितना जल्दी हो पहुंच पाए। अच्छा, तो सफरर ये कब आइडेंटिफाई करेगा कि मुझे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए? देखो ऐसा है, थोड़ा बहुत एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब इमोशनल रिएक्शंस भी होते हैं। जैसे सपोज किसी की फैमिली में देव लॉस्ट अ फैमिली मेंबर, तो उसका सैड होना, कुछ दिन खाना नहीं खाना या थोड़ा बहुत अफेक्ट होना, इट्स नेचुरल, बिकॉज सारे इमोशंस हैं। कोई इमोशंस नहीं होंगे तो भी इट्स अ प्रॉब्लम, राइट? यस। लेकिन अगर आपकी कोई भी बीमारी है जो आपकी डेली एक्टिविटीज को अफेक्ट करने लगे, जैसे आप काम पे जाना बंद कर दें, आप एकदम नहीं सो पा रहे हैं, खाना पीना बंद, किसी से भी बात करना बंद कर देते हैं, इसमें एक तो घर वालों की भी हेल्प चाहिए होती है कि वो भी नोटिस करें। अगर कोई चेंज इन बिहेवियर लग रहा है जो बहुत ही वेग है तो भी हेल्प सीख करें। प्लस अगर सिम्टम्स परसिस्टेंट हैं, 1 वीक 2 वीक तक हैं, तब भी एक इंडिकेशन है। सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं तो आप अकेले ना लड़े उनसे, उस टाइम पे भी आप हेल्प सीकर। सेल्फ हार्म थॉट्स आ रहे हैं, जैसे कुछ लोग जब बहुत तंग होते हैं वो खुद को ही हार्म करने लग जाते हैं जस्ट टू रिलीज दैट एंजाइटी, तो उस टाइम पे भी आप हेल्प सीख करें। एनवायरनमेंट का बहुत मुझे लगता है मेजर रोल है सफरर को उस सिचुएशन से बाहर निकालने में और ज्यादा उस सिचुएशन के अंदर डालने के लिए। डेफिनेटली सोशल सपोर्ट। आप देखेंगे इंडिया में स्टिल वी गॉट सम जॉइंट फैमिलीज। अभी विद इन अ फ्यू ईयर्स न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत हो रही हैं। जैसे जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं वो एक्सटेंडेड सपोर्ट सिस्टम वीक होता जा रहा है, एंड दैट इज वन रीजन कि लोनलीनेस, अकेलापन लोग बहुत ज्यादा फील करने लगे आजकल। आउट ऑफ इंडिया में बहुत पहले से न्यूक्लियर फैमिलीज थी। आप देखेंगे यहाँ पे जो साइकाइट्रिक पेशेंट्स हैं उनकी रिकवरी इज बेटर बिकॉज ऑफ अ ग्रेट सोशल सपोर्ट। तो मेरा ये कहना है कि सोशल सपोर्ट जो अभी कम हो रहा है विद इन ईयर्स, उसको मेंटेन रखें। आप अपने फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, इनके टच में रहें रेगुलर। जब भी आपको लगे आप ठीक नहीं लग रहे, प्लीज सीक हेल्प। अगर डॉक्टर के पास आने से पहले कतरा रहे हैं तो एटलीस्ट जो आपका नेक्स्ट इमिडिएट है जिनसे आप हेल्प ले सकते हैं, एटलीस्ट वो करें। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका सुसाइडल रेट कंपेयर टू यंगर पर्सन ज्यादा है। तो इसका आंसर मुझे, आज मैं हमेशा ये सोच रही थी कि क्यों ऐसा है कि वहां पे जाकर के सीनियर सिटीजन्स का ऐसा वो एक्शन ले लेते हैं। और अभी मुझे वो आंसर मिल ही गया बातों बातों में कि जो इंडिया है वो एक ऐसी प्लेस है जहां पे आपको सोशली सपोर्ट भी मिल सकता है और आप उस सिचुएशन से
इजीली कॉप अप भी कर सकते हो। स्पेशली रूरल एरियाज, यू सी, आप किसी भी अगर घर में कोई पेशेंट है, पूरा गांव भी इकट्ठा होके हेल्प कर वेरी देते ट्रू। हैं। बिल्कुल सही बात है। ये हो जाता जैसे जैसे आपने सिटी में आए या बड़ी सिटी, आप टायर 3, 2, 1 जैसे Everybody जैसे। gets busy in a life, they keep running and running. तो मैम, डू यू थिंक कि जो यूथ है, इट इज बिकमिंग मेंटली हम्म ओल्डर कंपेयर टू दैट ऑफ बायोलॉजिकल एज? सी, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि जो आज का यूथ है वो इंफॉर्मेशन वाइज बहुत रिच है, गिवन इंटरनेट एंड ऑल द इंफॉर्मेशन जो शायद एक एज के बाद पता होना चाहिए, दे हैव एवरीथिंग राइट इन हैंड। बट दिस यूथ इज नॉट इमोशनली रेजिलियंट, इमोशनली ओवरबर्डनड है। डेफिनेटली इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, बट वो लोग ट्रेंड नहीं है कि उस इंफॉर्मेशन को डील कैसे करें प्रॉपरली। तो यस, एक तरह से कह सकते हैं, बट हाँ, इमोशनली मेच्योर नहीं कहेंगे उसको, बिकॉज फॉर मेच्योरिटी यू नीड रेजिलियंस एज वेल, जो काफ़ी कम है। जो दिन ब दिन की छोटी मोटी बातें होती हैं उनसे लड़ना अभी का यूथ इतना नहीं जानता है। बहुत जल्दी वो लोग घबरा रहे हैं, बहुत जल्दी डिप्रेशन में जा रहे हैं, बहुत जल्दी अपने आप को वो सब्सटेंस यूज, अल्कोहल, इनके तरफ ले जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि कोई सिचुएशन उनके हाथ में नहीं आ रही है तो वो आसान रास्ते ढूंढते हैं। पीयर प्रेशर, आसान रास्तों में सब्सटेंस ले लेते हैं, एक टाइम के लिए वो नम हो जाते हैं, उन्हें नहीं ध्यान आता उनके क्या प्रॉब्लम है, और फिर धीरे धीरे उन्हें आदत लग जाती है। तो अगेन, इंफॉर्मेशन बहुत है, अवेलेबिलिटी सब चीज़ों की है, बट उससे प्रॉपर डील करना अभी पूरी तरह से आई डोंट थिंक यूथ सीख पाए। ये एक एस्केप स्ट्रेटजी सी बना ली है उन लोगों ने। ट्रेंड भी डेफिनेटली बहुत हो गया ना कि ट्रेंडिंग में जो चीज है उसमें हमको इन्वॉल्व होना है, और हमारा जो पूरा सर्किल है उसको भी इन्वॉल्व कर जी, देना है। फेस नहीं करना चाह रहे हैं एग्जैक्ट सिचुएशन को, जब तक इग्नोर करें नहीं, बट इवेंचुअली फेस करोगे तभी डील कर पाओगे। सॉल्यूशन तो तभी मिलना है। जी, कंपैरिजन को आप कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं मेंटली? एक तरह से यूं समझ लो कि घुटन का जो वजह बनती है, उसमें आप कंपैरिजन को किस रैंक पे लेवल अप करेंगे? सी, क्योंकि अभी कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिया इज वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसके अंदर जो मेजर पॉपुलेशन है वो यूथ का है, ठीक है। ओके। एंड एवरीवन, दिस इज वन एज जिसके अंदर एनर्जी बहुत होती है, ठीक है, जिसके अंदर एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रूव देमसेल्व्स। आजकल पेशेंस बहुत कम है, तो सबको इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, राइट। राइट। अब बहुत जल्दी हम इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, हम भागने दौड़ने लगते हैं टुवर्ड्स आवर गोल्स। हम कंपैरिजन में ये भूल जाते हैं कि कभी कभी सबकी जो अपनी जर्नीज होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे होती हैं। जैसे सपोज मैं करियर की स्टार्टिंग में हूँ, वहीं मेरे कोई सीनियर हैं जो ऑलरेडी 10 years से उस सेम फील्ड में, तो डेफिनेटली बनता है उनका आगे होना। बट अगर मैं सेम कंपैरिजन में करने लगूं और उससे मायूस हो जाऊं, तो सेकेंडली कंपैरिजन अभी बहुत मटेरियलिस्टिक होने लग गया है। पैसा, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। जैसे कि उसके पास ज्यादा पैसा है, उसके पास ज्यादा प्रॉपर्टी है, सब। पीस, आई डोंट थिंक पीपल कंपेयर पीस कि हाँ मेरे पास, मैं अच्छे से सो पा रही हूँ, लोग इस चीज से बहुत खुश। आई डोंट, पीपल वांट दिस, लोग चाह रहे हैं लाइफ पीसफुल हो, बट अगेन वो लोग एक प्रॉपर मील्स, प्रॉपर स्लीप ही नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। सो आई गेस पीस कम्स अलोंग जब आप सब कुछ मैनेज करके चलते हैं। मैम, ये जो भी आपने बताया कि इन्फॉर्मेशन उनको बहुत ज़्यादा एक्सेसिबिलिटी हो गई है, तो ऐसे भी सिचुएशन फेस करते हो जिसमें पेशेंट्स आते हैं और दे आर डिटरमाइंड, या अपना डायग्नोसिस खुद ही फॉर्मली बना के आते हैं कि नहीं, मैंने सर्च किया है इस प्लेटफॉर्म से, मेरा ये, मैं इस बीमारी से भी ग्रसित चल रहा हूँ, एंड नाउ आई वांट द ट्रीटमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर डिजीज। पेशेंट्स डिजीज डायग्नोसिस ही नहीं, ट्रीटमेंट भी पढ़ के आते हैं। अच्छा, ओके। कि मुझे ओसीडी है, अच्छा डॉक्टर साहब ये दवाई लिखी, इसका तो मैंने ये साइड इफेक्ट भी पढ़ा था, सब पढ़ा था, तो वो और रिलक्टेंट हो जाते हैं। पेशेंट्स को मैं इतना सा एक मैसेज देना चाहूंगी कि जो डिजीज होती है, उसका डायग्नोसिस होता है, वो सिर्फ सिम्टम बेस्ड नहीं होता है कि आपने गूगल पे सिम्टम पढ़े, क्योंकि हर पेशेंट में सेम सिमिलर सिम्टम्स नहीं होते हैं। उसका प्रॉपर डायग्नोसिस तब होता है जब वो आके बैठता है, उसका ड्यूरेशन पूछते हैं, ऑनसेट पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री का,
फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। तो हाँ, अगर कोई पेशेंट आ रहा है जो ऑलरेडी डायग्नोसिस बना के आ रहा है, ठीक है, उसे आते ही ऐसे नहीं कहना है कि क्या किया, क्यों किया, ऐसे। ठीक है, वैलिडेट करो, आपने इन्फॉर्मेशन देखी, एफर्ट किया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन डायग्नोसिस हम तभी बनाएंगे जब आप एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया फुलफिल करेंगे, आपकी ड्यूरेशन उसमें बैठेगी, उस तरह से पेशेंट को समझाएं। तो उस तरह से डील कर सकते हैं, उन्हें थोड़ा समझा के, प्रॉपर बता के कि अगर हम डायग्नोस कर रहे हैं कुछ तो किस तरह से किया, क्यों किया है, एंड क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, वेरियस ट्रीटमेंट ऑप्शंस। दिमाग चलना तो लोगों का वैसे ही कम ही हो गया है ना। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि अगर मुझे कोई एक रैंडम इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं 10 बुक खोलूंगी, किसी एक भी डिजीज के बारे में मुझे पता करना है, मैं 10 बुक खोल करके पढ़ूंगी, या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं जगह जगह जाऊंगी, ट्राई करूंगी। अभी तो मेरे पास सिंपल है, एक सर्च किया और वो इन्फॉर्मेशन सामने आ जाएगी। इनफैक्ट कहीं जा भी रहे तो भी गूगल मैप्स के थ्रू कुछ सोचना नहीं पड़ रहा है, लैंडमार्क्स याद नहीं रखने पड़ रहे हैं, तो वो भी एक फैक्टर रहता होगा कहीं ना कहीं। सी, टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी है एंड डेफिनेटली नीड भी थी, बट इट इज मेड टू मेक आवर लाइफ ईजियर। देन मेरा ऐसा मानना है, आप उसे तब यूज करो व्हेन यू पुट ऑल योर एफर्ट्स एंड देन यू नीड सम एक्स्ट्रा बिट ऑफ इंफॉर्मेशन। अभी क्या कर रहे हैं लोग, दे डोंट वांट टू वर्क हार्ड, एज इन खुद से मेहनत नहीं कर रहे हैं। जैसे डाला, कुछ भी पूछना है, चैट जीपीटी पे डाला, वो सब कुछ डाल देगा। ट्रू। एंड नॉट एवरी इंफॉर्मेशन दैट इज अवेलेबल इज अकॉर्डिंग टू द पेशेंट जो उसको चाहिए। जैसे आपने देखा होगा गूगल पे कोई सिम्टम्स होते हैं, वो एक वर्स्ट डायग्नोसिस ही बताते हैं, और वो वर्स्ट डायग्नोसिस बताते पेशेंट आधी जर्नी तो वहीं पीछे हो जाता है कि अभी मेरे को तो ये डायग्नोस हो जाएगा, वो इतना डर जाता है। तो अगर आप ऐसे कर रहे हैं, पहली बात तो आप अपने आप को सेल्फ डायग्नोस ना करें। सिम्टम्स लग रहे हैं, अगर आपने पढ़ भी लिए तो उसे जाके अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, फिर आगे बढ़ें। तो मैम, इन सिचुएशंस में आपको क्या लगता है, व्हेन समबडी फील्स दैट एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, उस ड्यूरेशन के अंदर जो ह्यूमन बॉडी का ब्रेन है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता होगा? सी, ह्यूमन ब्रेन रिस्पॉन्ड करते हैं बहुत तरीकों से। जैसे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं, ब्रेन के जो सर्किट्स हैं उसके अंदर न्यूरोकेमिकल्स का डिसरेगुलेशन हो जाता है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ वेरियस केमिकल्स। तो ब्रेन अलग तरह से रिएक्ट करता है। उसी वजह से इमोशनल कंपोनेंट्स भी आने लगते हैं। जैसे पेशेंट मायूस हो जाता है, स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, एपेटाइट डिस्टर्ब हो रही है। अब जब आपको लग रहा है एवरीथिंग इज फॉलिंग अपार्ट, प्लीज सीक हेल्प, डरो नहीं। साइकाइट्रिक इलनेस को भी इसी तरह से समझो कि माइंड भी आपका एक ऑर्गन है। जिस तरह से आपको थोड़ा सा भी चेस्ट में दर्द होते ही आप भागते हो ना ईसीजी कराने, वैसे ही आपको थोड़ा सा भी ऐसे लगे कि हाँ मुझे कुछ ठीक फील नहीं हो रहा, मैं सही से सो नहीं पा रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, आप प्लीज हेल्प लें। जरूरी नहीं है कि आप हेल्प लेंगे तो जाते ही आपको दवाइयाँ दे दी जाएंगी। कभी कभी कम्युनिकेशन से, वेंट आउट करके, अपने मन की बात कह के काफ़ी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। एक हम लोग सजेस्ट करते हैं जर्नलिंग करो। क्यों करो जर्नलिंग? जैसे हम कुछ बातें मन में सोचते रहते हैं, अकेले बैठे हैं सोच रहे हैं, जब हम उस चीज़ को लिखने लगते हैं तो हमें ऐसा लगता है ये शायद इतनी बड़ी बात नहीं थी जितनी मुझे दिमाग में खुद लग रही थी। लिख के जब हम किसी से डिस्कस करते हैं तब तो लगता है नहीं, शायद ये इतनी बड़ी बात ही नहीं कि मैं किसी और को बता पाऊँ। मैम, मेरा एक सवाल है आपसे। इतनी तनाव भरी जिंदगी में, ये जो भागदौड़ की जिंदगी है, जैसे बोले एक रेट रेस जो चली जा रही है, उसमें हाउ टू कीप वनसेल्फ हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट इनफ? टेक स्मॉल पॉजेस फ्रॉम लाइफ, छोटे ब्रेक्स लेते रहो। खुद का ध्यान रखने के लिए खुद को ब्रेक्स देना बहुत ज़रूरी है, री एनर्जाइज होना बहुत ज़रूरी है। मोर ओवर, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए आपकी स्लीप हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप हाइजीन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ व्यूअर्स के लिए। स्लीप हाइजीन क्या होता है? जब आप सोएं तो मेक श्योर आपका जो रूम है वो डिमली लिट हो। आप अपने बेडरूम को सिर्फ सोने के लिए यूज़ करें। ये नहीं कि आप अपने बेड पे बैठ के खाना खा रहे हैं या बातें कर रहे हैं, बिकॉज वो बॉडी फिर उसी तरह से समझने लगती है। सिर्फ सोने के लिए यूज़ करें। दूसरा, आप कोई भी कैफीन, टी
ये सब शाम को 4-5 बजे ना लें। कोई भी अच्छा। सॉफ्ट ड्रिंक्स हुई, ये सब भी ना लें जो एक्टिवेटिंग होते हैं थोड़े से। हम्म। प्लस अगर आप लेते हैं, यूजुअली ले सकते हैं, तो गुनगुने दूध का ग्लास आप पी के सोएं। दूसरा, थोड़ा वॉक करें। पूरे दिन में फिजिकल एक्टिविटी को थोड़ा पार्ट बनाएं अपना। अगर आप वॉक करेंगे, क्या होता है, हम डेफिनेटली, हम कुछ लोग कहते हैं पूरे दिन हम घूमते तो हैं, लेकिन जब आप वॉक करते हैं एक गार्डन में खुली हवा में वॉक करते हैं म्यूजिक के साथ या जैसे भी, वो टाइम होता है जब आप खुद के साथ होते हैं। True. आजकल हम खुद के साथ बहुत कम वक्त बिताते हैं। मैं काफी बार पेशेंट्स को पूछती हूँ, लास्ट टाइम कौन सा दिन था जो आपने आपके अकॉर्डिंग जिया। स्पेशली हाउसवाइफ्स नहीं बता पाती, कहती है नहीं, सुबह उठो, बच्चों का, फिर सबका खाना, इन लॉज का, सबका। तो वो जो वॉकिंग का टाइम होता है, वहां आप अपने थॉट्स को फेस करते हो, सारी चीजों को फेस करते हो और क्लियरली चीजें सोच भी पाते हो। प्लस फिजिकल एक्टिविटी आपकी बॉडी को भी हेल्दी रखती है, तो डेफिनेटली उसको भी पार्ट बनाए। पॉजेज लें, ब्रेक्स लें। दूसरा, सोशल सपोर्ट, कीप इन टच विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। उससे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप अकेले अकेले चीज बहुत बड़ी लगती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि सिर्फ आप अकेले नहीं, बट एवरीबडी इज लुकिंग फॉर पीस, सब लोग कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं, तो हाँ, आप सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। तो इजी है, लेकिन थोड़ा सा पॉज लो। इतना जरूरी नहीं है इतना जल्दी भागना। आफ्टर ऑल एक ही लाइफ है, जीना भी इसी में, कमाना भी इसी में, सब कुछ इसी में करना है। मैं तो आज पूरी मोटिवेट हो चुकी हूँ। तो मैम, अब आप मुझे एक सीक्रेट एलिमेंट बता दो टू सी ए हैप्पी पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स लाइफ। लाइफ में गुड मेमोरीज को ज्यादा याद रखो। लाइफ में बहुत बार ऐसा लगेगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, आप अपने बहुत लव्ड वन को खो देंगे। उस टाइम ऐसा लगेगा अभी कैसे कंटिन्यू करें। लेकिन कुछ ना कुछ गोल या उनकी मेमोरी, उनकी एक्सपेक्टेशन, कुछ ना कुछ ऐसा रखें जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाए। देखो, लाइफ इज वेरी अनफेयर, ऐसे सब लोग कहते हैं। डेफिनेटली सबके साथ अनफेयर है, बट हाँ, आए हैं, लेट्स मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। बुरे दिन है, कोई बात नहीं, बुरे हैं तभी हमें पता है अच्छे दिन भी है। कौन सा डिफरेंशिएशन समझ ही उसी ड्यूरेशन में आता है। बिल्कुल। तो जब आपको लगे कि नहीं अभी कुछ भी नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, भागो मत, पॉज लो। जैसे हमने पढ़ा है ना, एक तितली होती है, वो बारिश में रेस्ट करने लग जाती है, क्योंकि उसे पता है वो बारिश में ज्यादा उड़ी तो उसके पंख खराब हो जाएंगे। तो जब आप उलझे हुए हैं और आपकी लाइफ में स्ट्रेस और इन सब की बारिश हो रही है, पॉज ले लो ना, क्या प्रॉब्लम है। आपकी तरफ से कोई एक प्रो टिप हमारे व्यूअर्स के लिए? साइकाइट्री को आप ऐसे ना समझें कि हम साइकाइट्रिस्ट के पास जाएंगे ही नहीं। वी आर ऑल गुड पीपल एंड वी आर देयर टू हेल्प यू। आइए, सीक हेल्प, एंड देन ठीक है, आपको नई मेडिसिन लेनी, नहीं लो, बट एटलीस्ट कम एंड टॉक। एटलीस्ट जो आपका दिमाग है, जिसके अंदर इतनी सारी लड़ाइयाँ आप लड़ रहे हैं, उस चीज को सॉर्ट करें कम से कम आके। तो साइकाइट्रिस्ट से प्लीज, अगर आप चाहें तो यू कैन ऑलवेज ऑलवेज कम एंड सीक हेल्प। Thank you, ma'am, for coming to our podcast. It was wonderful talking to you. Thank you so much for this opportunity.